गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई थी परीक्षा में। परीक्षा का अर्थ, परीक्षा की परिभाषा है, परीक्षा की में उत्पन्न वर्तमान त्रुटियां, उन त्रुटियों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उन्हें विश्वसनीय बनाया जा सकता है। निबंधात्मक परीक्षाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि निबंधात्मक परीक्षाएं विश्वसनीय नहीं होती हैं, उनमें छात्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, कुछ भी लिखने का अधिकार उसे होता है। तो कैसे उन्हें विश्वसनीय बनाया जा सकता है अपने छोटे छोटे प्रयासों से। परीक्षा को परंपरागत नहीं बनाना चाहिए, परीक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब इसमें है हमारे पास आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न क्या होते हैं? पहले तो मुझे ये जानना है कि हमें ये जानना है कि लघुत्तरात्मक प्रश्न क्या होते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न एक उद्देश्यपरक प्रश्न होता है, उद्देश्यपरक होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये उद्देश्यनिष्ठ होते हैं, उद्देश्यपरक होते हैं। निबंधात्मक परीक्षा से थोड़े से छोटे, निबंधात्मक परीक्षा से थोड़े से छोटे कौन से होते हैं? लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। यानी कि उनकी शब्द सीमा 500 शब्द है, तो इनकी 50 से 100 शब्द तक होती है। ये होते हैं, उद्देश्यनिष्ठ होते हैं। इनमें विद्यार्थी लिखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है। किसमें? लघुत्तरात्मक प्रश्न में वह पूरी तरह से अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। ये प्रश्न का सटीक उत्तर चाहते हैं। कौन? लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें विद्यार्थी अनर्गल बातें नहीं लिख सकता, जो उस प्रश्न का आंसर है वही उसे व्यक्त करना होगा, क्योंकि इनकी शब्द सीमा लिमिट होती है, निर्धारित होती है। इसमें है जिस विषय के बारे में इसे पूछा जाता है उसका ये सीधा प्रश्न होता है। कौन? लघुत्तरात्मक प्रश्न। घुमा फिरा के प्रश्न नहीं किया जाता, सीधा प्रश्न होता है कि आप इसके विषय में 4 लाइनों में लिखिए, तो वो वह लिख सकता है। अब देखिए इसमें लघुत्तरात्मक परीक्षा के कौन कौन से गुण होते हैं। यह अधिगम की सरल जांच करने का उपाय है। इनकी रचना सरल होती है। पहला तो ये हो गया, वो उद्देश्यनिष्ठ होते हैं। दूसरा, रचना सरल होती है, रचना सरल होती। किसकी? लघुत्तरात्मक। तीसरा है यह साधारणतः स्मृति तत्वों और आंकड़ों के प्रत्यय स्मरण का। लघुत्तरात्मक प्रश्न स्मृति तत्वों तथा प्रत्यय स्मरण का सरल का अच्छा व सरल साधन है। कैसे? स्मृति तत्वों या तथा प्रत्यय स्मरण का अच्छा व सरल साधन है। छात्र को याद करना ही पड़ेगा, तभी वह उसका सटीक आंसर दे देता है। निबंधात्मक प्रश्नों में देखिए आप पहले वह 2-4 लाइन अपने मन से लिखता है, भूमिका बनाता है, फिर पॉइंट्स बनाता है, फिर उपसंहार के रूप में उसका शॉर्ट कर देता है, यानी पूरी सारी बातें वह अपने विचार उसमें व्यक्त कर देता है। लेकिन चूंकि इसमें शब्द सीमा निर्धारित होती है उत्तर की, तो वह उसे जैसे बोल दिया 4 लाइन का आंसर है, 400 शब्दों का, वो 40 शब्दों का आंसर है, तो वह उसको ही याद करेगा। मेन बिंदु जो है वह उसको याद करेगा। और परीक्षक का भी यह उत्तरदायित्व रहता है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका सटीक आंसर उसके पास आया है या नहीं आया है। तो ये है लघुत्तरात्मक प्रश्न का गुण। अगला है इसमें कि संज्ञानात्मक तत्वों के निम्न स्तर तक की जांच करता है। ये बच्चे को सोचने पर मजबूर कर देता है। निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अंकन सरल होता है। निबंधात्मक की अपेक्षा इनका अंकन सरल होता है। मार्किंग अच्छी होती है लघुत्तरात्मक प्रश्नों में, क्योंकि सटीक आंसर बालक देता है। इसमें सुंदर लेखन, शुद्ध वर्तनी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल भाषा संबंधी विषयों से ही संबंधित तत्व हैं सुंदर लेखन का। तो ये सारे इसके गुण थे लघुत्तरात्मक प्रश्नों के। ये उद्देश्यनिष्ठ होते हैं, जो विषय उद्देश्य निर्धारित किया गया उसी से संबंधित
प्रश्न पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछा जाना चाहिए विषय वस्तु में से। रचना इनकी सरल होती है, छात्रों के स्मृति तत्व को, प्रत्यय स्मरण को मजबूती देते हैं, अंकन इनका सरल होता है। अब है इनकी सीमाएं क्या है, यह है अधिगम के, इनकी ये तो थे गुण, अब है इनकी सीमाएं। सीमाएं हैं, यह है अधिगम के जटिल पक्षों की अधिगम के जटिल पक्षों की जांच नहीं कर सकता। अधिगम के जटिल पक्षों की वह जांच नहीं कर सकते। कौन? लघुत्तरात्मक प्रश्न। जटिल पक्षों की जांच कैसे करेंगे? जब शब्द सीमा निर्धारित है, बालक को स्वतंत्र रूप से लिखने का ही अधिकार नहीं है, तो पूरे विचार इसमें व्यक्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर बालक के विश्लेषण व विवेक शक्ति की जांच नहीं की जा सकती। सीधी सी बात है कि इसमें बालक पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता, उसकी विवेक शक्ति विकसित नहीं होती है। कहाँ? लघुत्तरात्मक प्रश्नों को के आंसर लिखते समय। अब आती, ये तो थे हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न, अब आता है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 बार बता चुकी हूँ मैं वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है। अभी भी एक लाइन में बता देती हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छात्रों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की महती आवश्यकता होती है। परीक्षा पद्धतियों को पक्षपात रहित बनाने के लिए, किसी प्रकार के डाउट से मुक्ति दिलाने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा आवश्यक होती है। आपने देखा होगा आजकल सब भी लगभग मैक्सिमम एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम कैसी होती हैं? वस्तुनिष्ठ होती हैं, क्योंकि इसमें किसी को अनर्गल बातें लिखने का कोई अधिकार नहीं होता। एक प्रश्न का केवल एक ही आंसर आएगा और वह आंसर सर्वमान्य सत्य होगा, सबका एक ही आंसर होगा। ऐसा नहीं मैंने ए टिक कर दिया है तो शायद ए सही नहीं हो, बी सही हो, दूसरे ने बी टिक किया है तो बी सही हो। नहीं, अगर ए है, ए आंसर है तो ए ही होगा, बी को हम किसी भी कंडीशन में राइट नहीं कर सकते। इससे बालक के मन की जो दुविधा है वह खत्म हो जाती है, उसे सोचने समझने की उसकी कोई उसमें उसके अंकन में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, निबंधात्मक शिक्षण परीक्षा या लघुत्तरात्मक परीक्षा, इसमें बालक को परेशानी रहती है। यह वैध नहीं होते, पहली बात तो विश्वसनीय भी नहीं होते, और बालक का निष्पक्ष परीक्षण इनके द्वारा नहीं किया जा सकता कि परीक्षक के द्वारा भी इसमें पक्षपात हो जाता है निबंधात्मक परीक्षा में और लघुत्तरात्मक परीक्षा में। लेकिन वर्तमान में जो पद्धति अपनाई गई है परीक्षा की, वह वस्तुनिष्ठ पद्धति अपना ली गई है, जिससे कि बालक अपना सटीक मूल्यांकन कर सके। शिक्षाविदों के द्वारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। देखिए इसका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं। डॉक्टर R.L. ईवेल ने इनके विषय में कहा है, ऐसा परीक्षण जो कि सरल प्रश्नों द्वारा सही उत्तर उपलब्ध कराए, यह वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। यह अंकन और मूल्यांकन में विषय निश्चितता को कम करता है। ऐसा परीक्षण जो सरल और सही प्रश्नों द्वारा, ऐसा परीक्षण जो सरल और R.L. ईवेल के अनुसार ऐसा परीक्षण जो सरल प्रश्नों के द्वारा सही उत्तर उपलब्ध कराए, सरल प्रश्नों के द्वारा सही उत्तर उपलब्ध कराए,
सही उत्तर उपलब्ध कराए वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। ऐसा परीक्षण जो सरल प्रश्नों के द्वारा सही उत्तर उपलब्ध कराए वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। देखिए सही बात है, सीधी सी बात है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सरल प्रश्न लिए जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता जिससे जो छात्र को समझ में ही नहीं आए, क्योंकि इसमें विचार अभिव्यक्ति का कोई स्थान नहीं होता। इसमें केवल एक ही आंसर होता है और वह बिल्कुल सही उत्तर होता है। तो प्रश्न जब सरल होगा, सीधा सीधा विषय वस्तु से संबंधित होगा और छात्र के सीधा सीधा समझ में आएगा, तब वह बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे पाएगा। तो R.L. ईवेल ने कहा है कि ऐसा परीक्षण जो सरल प्रश्नों के द्वारा सही उत्तर उपलब्ध कराए वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। अगला है इसमें हमारा गिलबर्ट बेक्स के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंकन की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट होती है। बहुविकल्प अंकन की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट होती है। गिलबर्ट बेक्स के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण में अंकन की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। अंकन की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये पहले से ही। अब ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो परिभाषा दी गई है उनको हम स्पष्ट कर रहे हैं कि क्यों है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का महत्व। क्योंकि इसमें अंकों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी अपनी तरफ से ना तो आधा क्या 0.1% भी अंक ना तो बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है। यदि वह 1 नंबर का आंसर है, 1 नंबर का प्रश्न है और उसका आंसर सही है, तो ना तो उसमें काटा जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल अंकन बिल्कुल सरल होता है, जल्दी मूल्यांकन किया जा सकता है। आपने देखा होगा आजकल एग्जाम के आंसर जो रिजल्ट है वो जल्दी जल्दी आ जाते हैं, वो आंसर की तुरंत आ जाती है। तो वो इसीलिए क्योंकि उसमें सोचने समझने की ज़्यादा कैपेसिटी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार का इसमें कोई विश्लेषण नहीं होता। जो सटीक आंसर है उसे टिक कर दिया जाता है। तो अंकन प्रक्रिया बिल्कुल सरल बिल्कुल स्पष्ट होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। कैसे, कल भी बताया था मैंने आपको ये वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को, मैंने आपको प्रश्नों का प्रारूप पढ़ाया था, उसमें प्रश्नों का वर्गीकरण बताया था। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है: सत्य, असत्य, मिलान, बहुविकल्पीय। सत्य, असत्य, मिलान और बहुविकल्पीय। सत्य, असत्य, मिलान और बहुविकल्पीय। अब देखिए सत्य असत्य परीक्षण पद। सबसे पहले हम ट्रू और फॉल्स जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में मैच और ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं सत्य असत्य। 3 प्रकार हैं इसके। इनमें बिल्कुल सही आंसर दिया जाता है। असत्य को सत्य नहीं माना जा सकता, सत्य को असत्य नहीं माना जा सकता। सत्य असत्य। प्रश्न क्या होते हैं दिए कभी? हाँ, सत्य असत्य में देखिए वाक्य दे दिया, एक वाक्य दे दिया जाता है: सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ कॉलम में दे दिया जाता है सत्य असत्य, और इसमें सोचना पड़ेगा उसे। एक ही आंसर है, शायद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, हाँ या ना। तो ये एक पे ही उसे टिक करना होगा। ऐसे ही
मतलब इसमें व्यक्तिगत विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कथन से सत्य और असत्य का चयन करता है। यदि उसे नॉलेज है, यदि वह ज्ञान रखता है कि सूरज पूरब में उगता है, तो वह एक बार में ही सत्य पर टिक कर देगा। यहाँ ज्ञान को महत्व दिया जाता है इनमें कि जिसने अगर पढ़ा है तो आंसर सही आएगा, अगर विद्यार्थी पढ़ नहीं रहा है, उसने विषय वस्तु का अध्ययन नहीं किया है, तो वह असत्य पर ही टिक करेगा। उसका ये व्यक्तिगत पहलू होता है इन प्रश्नों के अंदर। उसमें है आर्यों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। आर्यों ने सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। सत्य असत्य क्या आ जाएगा? सत्य। वेद हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं। वेद हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं। सत्य या असत्य? तो इसका भी एक ही आंसर आएगा। ऐसे इस प्रकार के, यानी इसमें या तो वाक्यों को संकलित किया जाता है, कोई एक सिद्धांत को संकलित किया जाता है, कोई एक सेंटेंस इसमें लिख दिया जाता है, उसके विषय में विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करता है। इसमें इनके गुण क्या हैं? सत्य और असत्य पदों के क्या क्या विशेषता हो सकती है? अब आपको समझ में आ गया सत्य और असत्य प्रश्न कैसे इनका निर्माण होता है। इनकी भाषा बिल्कुल सरल होती है। दूसरी, इनमें किसी प्रकार के किसी भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। किसमें? सत्य क्वेश्चनों में। अगर विद्यार्थी को पढ़ना आवश्यक होता है, पढ़ना यानी विषय वस्तु का अध्ययन आवश्यक होता है। सत्य असत्य के गुण, सत्य असत्य प्रश्नों के गुण क्या होंगे? पहला है सरलता पूर्वक रचना की जा सकती है। इनकी रचना सरलता पूर्वक की जा सकती है। सरलता पूर्वक की जा सकती है। दूसरा है यह विस्तृत विषय वस्तु में से अति शीघ्र परीक्षा पदों के लिए विषय वस्तु का चयन कर लेते हैं। विस्तृत में से महत्वपूर्ण विषय वस्तु का चयन कर लेते हैं। व्यापक विषय वस्तु में से महत्वपूर्ण विषय वस्तु का चयन आसानी से कर लेते हैं। व्यापक विषय वस्तु में से महत्वपूर्ण विषय वस्तु का चयन यह आसानी से कर सकते हैं। कौन? यह सत्य असत्य प्रश्न। तीसरा है इसमें हमारा, यह छोटी उम्र के बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। कम उम्र के बालकों के लिए। बड़ी क्लासों में तो इनका प्रयोग ही अब खत्म हो गया है। कम उम्र के बालकों के लिए उपयोगी। कम उम्र के बालकों के लिए ही उपयोगी है क्योंकि प्रश्नों की रचना बिल्कुल सरल होती है। छोटे छोटे पद होते हैं, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, उन्हें केवल अपने पाठ के आधार पर टिक करना होता है। चौथा है इसमें यह प्रत्येक इकाई के लिए विश्वसनीय होते हैं। प्रत्येक पाठ में से इनका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। प्रत्येक
इकाई के लिए विश्वसनीय होते हैं। प्रत्येक इकाई के लिए विश्वसनीय होते हैं। यानी जो जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, जिन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, वह एक छोटा वाक्य के रूप में होते हैं, तो वह उस इकाई से ही संबंधित होते हैं। इनका अंकन शीघ्रता से किया जा सकता है। यह प्रत्येक विद्यार्थी के वस्तुनिष्ठ अंकन के लिए उत्तम है। अंकन शीघ्रता से किया जा सकता है, टिक करना है, इसमें टाइम नहीं लगता है। अगला है, इसमें इनके द्वारा ज्ञानोपयोग विश्लेषण जैसी मानसिक शक्तियों का परीक्षण किया जा सकता है। छात्र जब पाठ को गहराई से पढ़ेगा, पूरे पाठ को पढ़ेगा, तभी वह एक बार में सत्य असत्य पर टिक कर सकता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं कि इनकी रचना सरलतापूर्वक की जा सकती है। व्यापक विषय वस्तु में से महत्वपूर्ण विषय वस्तु का चयन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न कम उम्र के बालकों के लिए प्राइमरी सेक्शन पर ये ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चा कम सोच सकता है, उसकी विचार शक्ति इतनी डेवलप नहीं हुई होती है। प्रत्येक इकाई के लिए यह विश्वसनीय होते हैं। प्रत्येक इकाई जिस पाठ में से इनका निर्माण किया गया है, वहाँ से महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ही लिया जाता है। इनका अंकन आसानी से किया जा सकता है, जल्दी किया जा सकता है। ये वस्तुनिष्ठ अंकन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वस्तुनिष्ठ अंकन के लिए, वस्तुनिष्ठ का ही है ये टाइप, तो वस्तुनिष्ठ अंकन यानी पक्षपात रहित अंकन इनके द्वारा किया जा सकता है। ये थे सत्य असत्य प्रश्नों के गुण। समझ में आ गया सत्य असत्य प्रश्नों के गुण। अब आता है हमारा दूसरा वस्तुनिष्ठ में 3 प्रकार बताए थे मैंने। पहला सत्य असत्य लिख देती हूँ। सत्य असत्य, मिलान पद, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब है हमारा दूसरा मिलान पद। मिलान पद जिन्हें बोलते हैं मैच क्वेश्चन। मैच क्वेश्चन, मैच में आपने पढ़ा होगा 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को 4 पद उनसे दिए, उनसे रिलेटेड दूसरे 4 पद होते हैं, उनको मिलान किया जाता है। ऐसे ही इनके विषय में अलग अलग, ये तो था जनरल अर्थ में कि 4 पदों को चारों से मिलान किया जाता है। अब भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने मिलान पदों की परिभाषा दी है। हॉकिंस ने क्या कहा है, मिलान पद में किसी पद के 2 समानांतर लंब होते हैं जिनमें क्रम या चिन्ह रहते हैं, तथा लंब में लिखे गए शब्दों में से परीक्षार्थी को शब्द का चयन करना होता है, उसे उत्तर कहते हैं। देखिए बहुत बड़ी परिभाषा दे दी इसने। वैसे हम जनरल भाषा में इन्हें समझ सकते हैं कि ये मैच क्वेश्चन होते हैं जिनमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को दूसरे से मिलान किया जाता है। लेकिन हॉकिंस ने अपनी परिभाषा दी है। हॉकिंस ने दी है अपनी परिभाषा, मिलान पद में किसी पद के 2 समानांतर लंब होते हैं। मिलान पद में किसी पद के मिलान पद में किसी पद के 2 समानांतर लंब होते हैं। मिलान पद में किसी पद के 2 समानांतर लंब होते हैं जिनमें क्रम या चिन्ह अंकित रहते हैं। क्रम या चिन्ह अंकित रहते हैं तथा लंब में लिखे गए शब्दों में से परीक्षार्थी तथा लंब में लिखे गए शब्दों में से
परीक्षार्थी उपयुक्त शब्द का चयन करता है। परीक्षार्थी जिस शब्द का चयन करता है उसे उत्तर कहते हैं। समझ में आया? नाम से स्पष्ट है, वैसे तो इतने समझाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। मिलान पद में किसी पद के दो समानांतर लंब होते हैं। इस प्रकार से पार्ट होता है मिलान पद का, एक यहाँ और एक यहाँ। दो समानांतर लंब होते हैं जिनमें क्रम या चिन्ह अंकित रहते हैं। ऐसे रहते हैं 1 2 3 4, एक और यहाँ पर रहता है 2 3 4 1, ठीक है, अंकित रहते हैं तथा लंब में लिखे गए शब्दों में से परीक्षार्थी जिस शब्द का चयन करता है। और मिलान करना है कि जैसे 1 का 1 है, 2 का 2 है, ऐसे मिलान किया जाता है, चयन करता है, उसे उत्तर कहते हैं। ये उत्तर प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो गया 1 2 4 1 2 3, ये आंसर के रूप में प्रदर्शित होगा। मिलान पद में किसी पद के दो समानांतर लंब होते हैं जिनमें क्रम या चिन्ह अंकित रहते हैं तथा लंब में लिखे गए शब्दों में से परीक्षार्थी जिस शब्द का चयन करता है उसे उत्तर कहते हैं। ये हॉकिंस के अनुसार दी गई थी हमारी परिभाषा। करते तो हैं अपन, जैसे दे दिए, यहाँ दे दिया जिला और यहाँ दे दिया मेला, यहाँ दे दिया करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, जोधपुर, अब यहाँ दे दिया गणेश मेला, तीज मेला, कैला देवी मेला, इनको हम ऐसे जैसे मिलान करेंगे तो ये आंसर हमारा क्या ये होगा, जो शब्द होंगे ये आंसर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, आंसर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मिलान पद। अगला है हमारा, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, ए ब से लंब हैं। एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ मिलान पद का, चाहे तो आप इसको बना सकते हैं आराम से। ए व से मिलान करना है हमको इनमें। एक दो तीन चार पाँच, भगवत गीता, इंडिका, बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम, रघुवंशम, राजतरंगिणी,
राज तरंगिणी। अब है कालिदास, अश्वघोष, कालिदास, अश्वघोष, कालिदास, अश्वघोष, भगवान कृष्ण, कल्हण, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अब इसमें है भगवान कृष्ण, मेगास्थनीज, अश्वघोष, कालिदास। भगवान कृष्ण, मेगास्थनीज, अश्वघोष, कालिदास, कल्हण। देखिए इसमें ए लंब में तो पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, ये तो क्या है हमारे पुस्तकों के नाम, और बे में लेखक के नाम दे दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर व लंब में परीक्षार्थी को लिखना है। ये क्या है हमारा सही उत्तर। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। बुद्धचरितम की अश्वघोष ने, रघुवंशम की कालिदास ने, और राजतरंगिणी की कल्हण। तो ये हो गया आंसर, और ये हमको मिलान करना है, ये आंसर हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा मैच बॉक्स, मिलान पद। इसमें हम 1, 2, 3, 4 ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मिलान पद के गुण क्या हैं? क्या गुण है? अब मैंने अभी आपको सारणी बताई, उसमें 5 क्वेश्चन बन गए थे, 5 क्या 10 की बताई थी अभी। इंडिका की रचना किसने की? रचना मेगास्थनीज। यानी इनमें कम समय में अच्छे प्रश्न, ज्यादा प्रश्न किए जा सकते हैं। कम समय में ज्यादा प्रश्न किए जा सकते हैं। ठीक है, कम समय में ज्यादा प्रश्न किए जा सकते हैं। विषय वस्तु विस्तृत होने के कारण इस परीक्षण की विश्वसनीयता अधिक रहती है। अंकन आसानी से किया जा सकता है। अनुमान उत्तर की संभावना नहीं रहती है। प्रश्न पत्र में कम स्थान घेरते हैं। सरलता व शीघ्रता से मिलान पदों की संरचना की जा सकती है। सरलता से व शीघ्रता से मिलान पदों की संरचना की जा सकती है। ये तो थे इसके गुण, किसके? मिलान पदों के। अब मिलान पदों की सीमाएं हम पढ़ लेते हैं। मिलान पद परीक्षण के माध्यम से ज्ञान, अवबोध, विश्लेषणात्मक क्षमता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। सीमाएं, सीमाएं में देखिए ज्ञान, अवबोध, अवबोध और विश्लेषण क्षमता का विकास नहीं किया जा सकता है। विश्लेषण क्षमता का विकास नहीं किया जा सकता है। किन के माध्यम से? मिलान पदों के माध्यम से। ये इसकी सीमाएं हैं। इन परीक्षण में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। किसमें? मिलान पदों में। अगला है, कभी कभी मिलान पद की रचना के लिए उपयुक्त समूहों की खोज करना कठिन हो जाता है। यानी पर्याप्त समूह उपलब्ध नहीं होते। पर्याप्त समूहों की खोज करना मुश्किल हो जाता है। खोज करना कठिन हो जाता है। देखिए क्या क्या सीमाएं हैं। ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण क्षमता का विकास नहीं किया जा सकता। यह छात्रों में रटने की प्रवृत्ति पर बल देते हैं। पर्याप्त समूहों की खोज नहीं की जा सकती। मिलान पदों को के प्रश्न बनाने के लिए पर्याप्त समूहों की खोज नहीं की जा सकती। मिलान पद
उत्तर का संकेत स्वयं ही दे देते हैं। कई बार देखिए हमें 1 2 3 4 2 तो आते हैं, 2 को अंदाजे से हम मिला देते हैं, अनुमान हम लगा सकते हैं। तो ये मिलान पथ क्वेश्चनों की विशेषताएं थी और सीमाएं थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।